नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद होगी कि आप पहले की तरह ही स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि हमने बायोलॉजी के कई टॉपिक पर चर्चा की है और हर टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की है। हमने पहले सिविल सोसाइटी, कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक पर भी बात की थी और वहां पर भी हमने विस्तार से की थी। आज की इस वीडियो में हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड चर्चा नहीं करके सामान्य सी बातें करेंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बातें करेंगे। और आज की जो बातें हम करेंगे वे बातें अक्सर होनी तो चाहिए स्कूल में, कॉलेजों में, घरों में होनी चाहिए। वे बातें हो नहीं पाती है और बच्चे भी उस प्रकार की बातें पूछने से कतराते हैं। उनको भय, उनके अंदर एक सोसाइटी ने अंदर भय बना दिया है और उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं हो पाता, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और उस वजह से भी कुछ गलत कदम उठा देते हैं। क्लियर। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में ही चर्चा करूंगा, जिससे बच्चों को अच्छाई और बुरे के बारे में पता हो, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को पता हो, जिससे वे अपने कंक्लूजन निकाल सके और एक अच्छा रास्ता अपना सके, एक अच्छी लाइन पर चल सके। आज की टॉपिक सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और आज की जो चर्चा है महत्वपूर्ण, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स के लिए भी है ये। माँ बाप को भी ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे उनको भी पता लगेगा इनके विषय में। क्लियर। करते हैं दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेरेंट्स एंड टीनेज। पेरेंट्स और टीनेज के लिए आज की चर्चा इंपॉर्टेंट है। तो टीन एज में क्या होता है, सबसे पहली बात, टीन एज किससे बोलते हैं हम? 15 से जो 20 वर्ष की एज होती है उसे हम टीन एज बोलते हैं। इस टीन एज में हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है, बॉडी ग्रो करती है। और इसमें कुछ हार्मोन्स और हार्मोन्स के होते हैं, सीक्रेट होते रहते हैं। क्लियर हुई बात। जब हमारी बॉडी में से तरह तरह के जब हार्मोन सीक्रेट होंगे तो हमारी एक्टिविटीज में चेंज होएगा ही। जैसा कि मैंने आपको ग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है कंप्लीटली। ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडीज में एक्टिविटीज करती है। एक तो बॉडी में क्या होता है, हमारी ग्रो करती है, तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं। और इस एज में एक हार्मोन पीक पर रहता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या हार्मोन का नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर हुई बात। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इस एज में बहुत ही पीक पर होता है। क्लियर। जिस वजह से जो बच्चे होते हैं इस एज में अपोजिट अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टीन एज में प्रकृति द्वारा ऐसे गुणों को हमारे अंदर पैदा किया जाता है जिससे हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो। ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति के विरुद्ध तो हम ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर। इस एज में अगर कोई बच्चा या बच्ची इस प्रकार की बात बोलते हैं कि मुझे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन है, उसके प्रति लगाव है, तो इसका मतलब सामान्य सी बात है कि वो बच्चा मानसिक रूप से सही व्यक्ति है, मेंटल रूप से सही है। लेकिन जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अच्छा नहीं मानते, वो उसको धमकाते हैं, कहीं कहीं घरों में तो पीट भी देते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें, इस अट्रैक्शन में उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो उसकी बायोलॉजी है जो वो उससे करा रहे हैं। इसलिए बहुत ही फेमस बुक है, इट्स नॉट यू इट्स योर बायोलॉजी। ये आप नहीं, ये आपकी बायोलॉजी है जो आपसे ये कार्य कराती है। पहली बात क्लियर। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है इस एज में, और उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्लियर। ये जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, 11th में, अब तो बहुत ही लोअर क्लासेस के बच्चों में इस प्रकार की एक्टिविटीज हमको देखने को मिल रही है। इसको न्यूट्रिएंट्स देने का सोशल मीडिया ज्यादा काम कर रही है, हम चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात। अगर अभी भी आप टीन एज में हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस एज में इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी होते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो। क्लियर। लेकिन कई क्लासेस में गोलमोल बच्चे होते हैं, गोलमटोल, जिसके अंदर इस प्रकार के गुण तो होते हैं लेकिन वे बता नहीं पाते ताकि कभी भी बेइज्जती फील नहीं करें। तो पहली बात तो टीन एज में हार्मोन सीक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बहुत ही पीक पर होता है, जिसके प्रति हमें अट्रैक्शन होता है। इट्स क्लियर हुई बात।
सो दूसरी, इस एज में क्या होता है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिविटी कैसे, जैसे कि फाइट, लड़ाई, जैसे क्लास से निकलेंगे, स्कूल से निकलेंगे, कॉलर इस प्रकार से खड़े कर लेंगे, देख तेरे भाई का कॉलर, देख तेरे भाई की बॉडी, देख तेरे भाई का भाई बॉय, मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती है। सामान्य सी बात है। क्लियर? क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन इस अट्रैक्शन में उठाया गया कदम गलत है माय डियर फ्रेंड्स। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहली सी बात, अगर आप पेरेंट्स वे होकर वीडियो देख रहे हो या कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, अगर किसी को अट्रैक्शन होता है इन दिस एज में, तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये क्रिमिनल नहीं है, क्राइम नहीं किया, ये सबको होता है अट्रैक्शन इस एज में। पहली बात तो ये, क्योंकि ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये प्रकृति हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करते हैं जिससे हम अट्रैक्शन होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जो टेस्टोस्टेरोन टीन एज में जो अट्रैक्शन होता है हमें, ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल फीलिंग है। क्लियर हुई बात? तो अब दूसरा सवाल है कि अब इसमें क्या करना चाहिए हमें। देखो, इस जो हमें अट्रैक्शन होता है तो हमारे इमोशंस हैवी हो जाते हैं, उनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। इमोशंस इस एज में बहुत ही हैवी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको गलती नहीं है, इमोशंस हैवी हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो बातें होते हैं ना, बच्चे घरों में भी नहीं कर पाते और नहीं टीचर से कर पाते हैं। ये होनी चाहिए कि जब, ताकि बच्चे को अच्छे बुरे का पता लगे और जिससे वो कुछ गलत का कदम ना उठा ले। तो इस चीज में हमें करना क्या चाहिए, जो इमोशंस जो हैवी होते हैं उसको एक पेज पर, हमें पेपर पेन पर लिख देने चाहिए। इससे क्या पता लगता है, हम में अंदर का दर्द ही हल्का होता है, और क्या होगा। क्लियर हुई बात? और हमें इस एज में क्या करना चाहिए, जो हम अपने फिजिकल एक्टिविटी पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, मतलब अपने ब्रेन को बिजी रखना चाहिए हमें, एक्सरसाइज। क्लियर हुई बात? और योगा वगैरह, इन पर हमें अति इवॉल्व रहना चाहिए। क्लियर हुई बात? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, इस एज में हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, और अपने एक अच्छे टीचर से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। क्लियर हुई बात? टीचर से, अच्छे फ्रेंड से, इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए। जब देखो अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे बैलेंस करें, किस प्रकार से करें, ये आपके हाथ में है। क्लियर है? क्योंकि इस एज में बच्चे कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जो उनको भी नहीं करनी चाहिए। उनको अभी लीगल कार्य नहीं पता, उनको उनका सोशल इम्पैक्ट नहीं पता है कि समाज पर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा, या हम हमारी किस प्रकार की इमेज हो जाएगी। क्लियर हुई बात? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, अपने इमोशंस को बचाना चाहिए। हमें जो ये ऊर्जा, एनर्जी अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि इन चीजों पर। ये इतना इजीली हो नहीं पाता, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि यार इमोशंस हैवी हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? ये तो जो सामान्य सी बात है, तो अभी तक हमने चर्चा की है कि अगर टीनेज में अट्रैक्शन होता है तो ये मानना नहीं है, गलत है। कई गोलू मोलू बच्चे होते हैं, अरे यार मुझे अट्रैक्शन हुआ, मतलब वो अपने आप को अंदर से क्रिमिनल समझ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल फीलिंग है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो भी इमोशंस जब जब हैवी होते हैं तो उनको एक पेपर पर लिख देना चाहिए, और अपना फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, और अपनी जो स्टडी वगैरह हो गई, उन पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या रहना चाहिए, इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। क्योंकि हमारा माइंड जिस चीज को जितना क्योंकि हमारा माइंड जिस चीज को जितना ज्यादा याद करता है, उसको रियल लाइफ में देखना चाहता है, रियली देखना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अपने टीचर से अच्छी सी बात करनी चाहिए, ठीक है, इस एज में, और अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये सामान्य सी बात है।
क्लियर हुई बात है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, किसी से प्रति लगाव हुआ तो वो उसी के बीच में दीवाने रहते हैं, नहीं टीचर से बात करते, नहीं सेल्फ कंट्रोल करते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, वो चैटिंग करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। क्लियर हुई बात। और वो उनके साथ कुछ प्रकार की फिजिकली फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे भाई वे और देख लो। उन दुष्परिणामों को देखने के बाद फिर डिसाइड करना कि क्या वे ठीक थे। पहला तो पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट 2013, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। क्लियर हुई बात। जो पोक्सो एक्ट होता है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगने लगता है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम उम्र की है। क्लियर हुई बात। ये एक्ट ये कहता है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चे, हमें लड़का लड़की किसी प्रकार के रिलेशनशिप में, तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, इसके इसके लिए उनको सजा भी हो सकती है, इस एक्ट में बोला गया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, आप लोगों को याद रखने चाहिए। और इस पॉक्सो एक्ट को ये महिलाओं को देखते हुए बनाया गया, क्योंकि फीमेल के प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं हो सके थे। और इस प्रकार के कानूनों को तो भाई सच में स्कूल में पढ़ा देना चाहिए, बच्चों को बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एज में हार्मोनिकल चेंजिंग्स हमारे ज्यादा होते हैं और हमें पता नहीं होता है क्या गलत है क्या सही है। हम कुछ ऐसे अनैतिक कार्य कर बैठते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। फिर उसको परिणाम नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। बच्चा है वो, बच्चे को इस प्रकार की एजुकेशन तो दी नहीं गई है, उसको सारी चीज पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री मैथ इंग्लिश साइंस। साइंस में ये टॉपिक आता है, इस टॉपिक को बच्चे भी पूछने से कतराते हैं और टीचर भी बताने से कतराते हैं। क्लियर। और इनको इन चीजों का पता नहीं होता, फ्यूचर में कुछ गलत कर बैठते हैं। और आज के युग में ये ज्यादा हो रहा है। इसको न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य कर रही है सोशल मीडिया, इंटरनेट। हर बच्चों के पास फोन है, हर बच्चे की पहुंच इस प्रकार के कंटेंट तक है जो नहीं होनी चाहिए। पोक्सो एक्ट, किसी भी एक्ट के अंतर्गत कुछ सेक्शन होती है और उस सेक्शन के अंतर्गत ही कुछ कार्रवाई की जाती है। जैसे कि मैं करता हूँ सेक्शन 2। इसमें सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या बताया गया कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका मतलब होता है कि 18 वर्ष से कम लड़का हो या लड़की हो। क्लियर हुई, वे चाइल्ड माने जाएंगे। ठीक है। और सेक्शन 3 के अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअली एजुलेट इसमें क्या बताया जाता है अगर कोई किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है या उसके साथ किसी प्रकार का क्राइम होता है, सेक्सुअल क्राइम होता है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है। और उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 10 साल तक की जेल या लाइफ टाइम, 10 नहीं सॉरी 20 साल जेल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है सेक्शन 3 के अंतर्गत। अगर किसी के साथ सेक्सुअली क्राइम होता है, जिसके साथ सेक्सुअल क्राइम हुआ है, अगर वो केस कर दे, जिसके साथ सेक्सुअल क्राइम हुआ है उसकी एज 18 वर्ष से कम की है, या जिसने सेक्सुअल क्राइम किया गया उसकी एज 18 वर्ष से कम की है, उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन करते हैं, तो उसको सजा दी जाएगी 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। देख लो भैया, ये पॉक्सो एक्ट में है ये, और इसका यूज होता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं इसकी सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड सेक्सुअली एजुलेट के विषय में बताया गया है। एग्रीवेटेड सेक्सुअली एजुलेट का मतलब है जब कोई डॉक्टर, टीचर, रिलेटिव या पुलिस, जब कोई डॉक्टर, टीचर्स, रिलेटिव या पुलिस किसी के साथ सेक्सुअली क्राइम करते हैं या उसके साथ या उसको अब्यूजिंग करते हैं, तो उसको इस सेक्शन के अंतर्गत उसको भी सजा देने का अधिकार, उसको भी पनिशमेंट का अधिकार है। 10 साल तक की जेल। क्लियर हुई बात है।
और सेक्शन 7 में तो ये बताया गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको, शायद ऑस्ट्रेलिया होगी। पॉक्सो एक्ट के विषय में हम बात कर लेते हैं। पॉक्सो पॉक्सो एक्ट 2013, क्लियर। इसमें सेक्शन हमने 7 के बारे में बात, सेक्शन 7 में क्या कहा गया था, जब एग्रीवेटेड, वो सेक्शन 5 में भी और सेक्शन 7 में भी है, एग्रीवेटेड सेक्सुअली एज्यूलेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना या यार नेट पे सर्च करके देख लेना। एग्रीवेटेड सेक्सुअली एजुलेट में क्या बताया गया है, अगर कोई डॉक्टर हो, पुलिस हो, रिलेटिव्स हो, अपनी पावर का यूज कर किसी 18 वर्ष से कम बच्चों के साथ सेक्सुअली क्राइम करता है, उसके अगेंस्ट भी 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, सेक्शन 7 के अंतर्गत। और इसकी सेक्शन 9 में तो ये बताया गया है अगर किसी के साथ भी उसके साथ डर्टी टॉक्स की जाती है, क्या की जाती है, डर्टी टॉक्स की जाती है, उसके साथ एब्यूजिंग से बातें की जाती है, क्लियर हुई, बस उससे गलत प्रकार के कंटेंट दिखाए जाते हैं, उसके साथ गलत प्रकार के कंटेंट बनाए जाते हैं, इस प्रकार की अगर एक्टिविटी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ की जाती है, या कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा इन प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है भाई। पनिशमेंट होगी बहुत ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट हो सकती है। इतनी बातें क्लियर हुई। सेक्शंस 9 के अंतर्गत और क्या बताया गया कि जो सेक्शंस इसके 29 है, देखो सेक्शन 29 कितनी अच्छी, कोई एक्यूज है, कोई आरोपी है, तो कोर्ट उसको गिल्टी मान ही लेता है। ध्यान से समझना, ये पोक्सो एक्ट है ना, ये महिलाओं की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, मतलब ये फीमेल को, लड़कियों को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ये पोक्सो एक्ट, क्योंकि ये वो बनाया ही गया है लड़कियों को देखते हुए, उनको इनसिक्योरिटी फील करते हुए। तो इसको याद रखना कि ये पोक्सो एक्ट कंप्लीटली महिलाओं की तरफ ही झुका हुआ है, महिलाओं का ही साथ देता है ये, इसीलिए महिलाओं की तरफ से या लड़कियों की तरफ से किसी प्रकार की एक्टिविटीज होती है तो वो इसका यूज कर कर अपने आप को सेव कर सकती है। सेक्शन 29 क्या कहती है, अगर किसी लड़की ने किसी लड़की पर आरोप लगाया है तो कोर्ट उससे गिल्टी मान ही लेता है, अब उस लड़के को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूं या नहीं हूं। सेक्शन 29 के अंतर्गत कोर्ट तो बैठा ही है कि भाई तू आ, तो तेरे को सजा ही देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, क्लियर हुई बात। तो इसमें तो ये बताया गया कि डर्टी टॉक्स, अगर हम डर्टी टॉक्स में अगर किसी लड़की की तरफ आप 10 सेकंड तक लगा कर भी देखोगे ना, ऑटो में या किसी पब्लिक प्लेस में, इसके अंतर्गत आपने क्राइम कर दिया है, और वो चाहे तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है। अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग आपको गिल्टी मान ही लिया जाएगा, अब आपको प्रूफ करना है कि नहीं मैं इनोसेंट हूं या नहीं हूं, क्लियर। और सेक्शन मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 13 और 14 के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी रेस्ट्रिकेट है, आप 18 वर्ष से कम बच्चों के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं बना लोगे, क्लियर। सेक्शन 13 और 14 में ये आपको विजिबल होगी, मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट एवरीथिंग इज विजिबल, क्लियर। हमने पोक्सो एक्ट के बारे में बात किया। अब टीन एज वाले बच्चे सुनिए, या आप अपने पेरेंट्स हो तो वे सुनिएगा। ये लीगल कार्रवाई की जा सकती है अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र में किस प्रकार की एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हो तो नहीं बनाने, ये तक सख्त कानून है भाई, बिल्कुल। अगर कोई इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, और इसमें ज्यादातर लड़कियों की चलती है, लड़कों की नहीं चलती, इसीलिए जो लड़के हैं वही समझ के रहना, क्लियर। तो हमने बात की कि टीन एज में जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के बाद अगर आप कुछ गलत कदम उठाते हो, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने जाते हो, सेक्सुअली क्राइम करते हो किसी के प्रति, उसके तहत क्या लीगल कार्रवाई की जा सकती है, ये हमने चर्चा की। मैंने क्या की, लीगल कार्रवाई की आपके पास चर्चा की है। अब मैं बताता हूँ कि इसका सामाजिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट, इसका क्या सामाजिक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लियर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, समाज में ना
कुछ परंपराएं इस प्रकार की बना दी जाती है जिससे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम इतना मजबूत है ना, पूछिए मत। विवाह के अगर हमें विवाह करना है तो हम सबसे पहले कास्ट को प्रायोरिटी देते हैं, जाति व्यवस्था को महत्व देते हैं कि ये जाति है या नहीं है। क्लियर। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज को लीगल कर दिया है और सरकार ने भी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रही है और उसके तहत वो कुछ ना कुछ इनाम भी दे रही है। क्लियर। इंटरकास्ट मैरिज आपको पता होगा कि दो लड़के लड़की अलग अलग जाति के शादी करते हैं तो उसे हम इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। और एक इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस में दो धर्मों के अलग अलग लोग अगर शादी करते हैं तो उसे हम इंटर रिलीजियस मैरिज बोलते हैं। हमारा समाज इंटरकास्ट मैरिजेस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, उसको एक मतलब अपराध की दृष्टि से देखता है इंटरकास्ट मैरिजेस को। क्लियर हुई बात। अगर आप सपोज करो आई मीन 18 साल से कम उम्र में या 18 साल से ज्यादा भी उम्र में हो, देखो मैं जो बातें कर रहा हूँ ना गांव में लेके कर रहा हूँ, मैंने गांवों की कुछ इस प्रकार की सिचुएशन को देखकर जिससे मुझे फील हुई कि यार इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं आई मीन जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं जो भी मुझसे कनेक्टेड है वे इन चीजों से ग्रसित नहीं हो और वे आगे भी इस चीज को फॉरवर्ड करें ताकि हम सेफ रहे, हमें चीजों की समझ हो क्या सही है क्या गलत है। कभी ऐसा नहीं हो कि इस एज में हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वी डोंट नो। सोशल इम्पैक्ट क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि देखो हमारे समाज में या हमारे स्कूल में हमारे गांव में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। कोई त्यागी है, कोई जोगी है, कोई कुम्हार है, कोई नाई है, कोई सैनी है। इस प्रकार के डिफरेंट कास्ट के लोग तो रहते ही रहते हैं। और स्कूल में भी डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रिलीजियस के लोग आते ही है। अब किसी के प्रति हमें अट्रैक्शन हो जाता है बाय द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो इसका मतलब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्लियर। लेकिन समाज इसे मानता नहीं है, क्योंकि भाई जिसके प्रति हमें अट्रैक्शन हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारा जीवन भर साथी रहेगा। तो समाज जो होता है उसको गलत नजरिए से देखता है, क्योंकि हमारा समाज एक तो इंटरकास्ट मैरिज इंटरकास्ट मैरिज को एक गलत नजरिए से देखता है। आप कितनी भी पढ़ लियो भाई, कितना भी कुछ कर लियो, एक बार अपने घर में जाके बोल देना कि पापा, चाहे बोल देना पापा मैं अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ, पापा मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, मैं वो बन गया हूँ। एक बार बोल देना कि मुझे इस लड़की से अट्रैक्ट हो गया लेकिन वो अपने कास्ट से बिलोंग नहीं करती है, क्या हम रिलेशनशिप या मैरिज कर लेते हैं। पेरेंट्स आपके सख्त मना कर देंगे और कहीं ऐसे पेरेंट्स होंगे कि बोल देंगे तू तो मर गया हमारे लिए। अगर आप करके भी लियाओगे, अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज कर भी लेते हो तो पेरेंट्स उसको वैल्यू ही नहीं देता और बोल देता है कि दखल हो जा, तूने तो हमारे समाज में बेइज्जती करा दी, वो करा दी, तरह तरह के करते हैं। क्लियर बात। सो इंटरकास्ट मैरिज को जो हमारी सोसाइटी है वो मानती ही नहीं है, तो हम क्यों इस प्रकार की एक्टिविटीज करें या क्यों इस प्रकार के रिलेशंस में जाए जिसको समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है भाई। समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप चलो ना। क्यों हम ऐसा कार्य करें जो समाज विरुद्ध मानता और समाज में हमें सम्मान ही नहीं मिले। क्लियर वही बात। तो इसके में सोशल इम्पैक्ट और एक तो आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी भाई। अगर आपको पता लग जाता है, किसी समाज को पता लग जाता है कि देखो समाज में तो सोसाइटी में तो अब भी अगर कोई लड़का किसी लड़की से क्या बात कर ले तो समाज तरह तरह की धारणाएं बना लेता है। फिर समाज के लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये तो इस प्रकार की एक्टिविटी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी यार। तो आप क्यों ऐसा कार्य करें जिससे आपके माता पिता की इज्जत नहीं हो, जिससे आपके माता पिता को जल चुकाना पड़े। क्लियर। तो हम क्यों इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। सो ऑब्वियस है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे सब भारतीय समाज नहीं मानता है। और जो भी कास्ट सिस्टम्स इतना गड़ा हुआ है ना, बस पूछो मत। पहले के टाइम में या वैदिक काल में क्या होता था, लोगों की जाति का जो निर्धारण था उनके कार्य के आधार पर किया जाता था, लेकिन आज जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जा रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, नाई ही सिर्फ बाल काटेगा, कुम्हार ही मटके बनाएंगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज। अब जाति के आधार पर कार्य का विभाजन किया जा रहा है, कार्यों के आधार पर जाति का विभाजन नहीं, जैसे वैदिक काल में किया जाता था। क्षत्रिय शूद्र इस प्रकार के
एक्टिविटीज में। क्लियर हुई बात? समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी और आपको समाज एक अलग नजरिए से दिखेगा, अलग नजरिए से आपको देखने लग जाएगा भाई। तो अब क्यों यार ऐसा एक्टिविटीज करिए जिससे हमारी सोसाइटी हमें वैल्यू ही नहीं देगी, पेरेंट्स ताने देंगे, क्यों ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो? सीधी सी बात है, अवॉइड करो। 18 वर्ष से अपनी पढ़ाई पर इतना कंसंट्रेट रहो ना, इतना फुल फोकस रहो कि इन चीजों में जाने का समय ही नहीं मिले हमें। क्लियर? सो अब तक की मैंने जो चर्चा की है अब तक का मैं सार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की कि टीनेज पर। टीनेज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में वो चेंजिंग होते रहते हैं, बॉडी ग्रो करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पर होता है जो हमसे तरह तरह की एक्टिविटीज कराता रहता है। तो इसका मतलब ये हम नहीं कर रहे, हमारी बायोलॉजी कर रही है जो हमसे करा रही है। क्लियर? और इस एज में सामान्य सी बातें होता ही होता है भाई, इस अट्रैक्शन से कोई नहीं बच पाया है, होता है। लेकिन इस एज में मैंने आपको बता दिया है कि क्या कॉन्सिक्वेंस, लीगली क्या कार्रवाई हो सकती है और सामाजिक आपको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप किसी के साथ नजर नहीं मिला पाओगे भाई, नजर नहीं मिला पाओगे किसी के साथ, आपके माता पिता समाज में नजर नहीं मिला पाएंगे, आपको कोसते रहेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो परिवार की जो प्रतिष्ठा है ना, वो बच्चों की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। क्योंकि मतलब जो लड़के होते हैं वे तो भाई दिन रात कहीं घूमो कहीं नहीं घूमो, लड़कियां थोड़ी सी लेट की आ जाए इस पे तरह तरह के क्वेश्चनों के प्रहार होने लग जाते हैं कि कहाँ गई थी, इतनी देर कहाँ थी, वो क्या था। लैंगिक लैंगिक पूर्वाग्रह से तो ग्रसित है ही है हमारा समाज। क्लियर वाली बात है? सो मैंने अभी तक की चर्चा की है। अब जब हमें इस प्रकार का अट्रैक्शन हो जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स देने का कौन कार्य करता है? इसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं भाई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कौन देती है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इस युग में बहुत सारे बच्चे तो इन्वॉल्व है ही है। क्लियर? जो मतलब गलत कंटेंट की तरफ अट्रैक्टिव है। हम सोशल मीडिया क्या करेगी भाई, अट्रैक्शन हुआ उसके प्रति ज्यादा लगाव होगा, इमोशंस ज्यादा हैवी हो गए, ब्रेन दोबारा डोपामाइन रिलीज कर रहा है कि अट्रैक्शन ज्यादा हो, और हम जिस प्रकार की अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं तो माइंड उसको रियल लाइफ में कंप्लीट करना ही चाहता है। तो इससे हम क्या करेंगे? चैटिंग। क्लियर हुई बात? चैटिंग करेंगे और क्या करेंगे हम? ये एक नया चीज चला इंस्टाग्राम पर, हम वीडियो इंस्टाग्राम पर भी चैटिंग हो जाती है, व्हाट्सएप पर भी, बहुत तरह तरह के सोशल मीडिया ने तबाही मचाया है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, इमोशंस देखो ऑलरेडी, देखो इस एज में टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता ही है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, प्रकृति द्वारा गुण है। क्लियर हुई बात? और दूसरा इमोशंस हैवी होते हैं, इमोशंस भी आप रोक नहीं सकते, उसको बैलेंस करते हो। और तीसरा ये चीज आ जाती है सोशल मीडिया। तीनों चीज मिलकर बंदे को ये खराब कर देती है ये तीनों चीज। फिर वो क्या करता है? उसकी प्रेमिका चली गई तो वो क्या, अपनी प्रेमिका को प्रेम दिखाने हेतु नशे काटता है वो। क्लियर है बातें? ये सारे ढूंढ रहे होते हैं भाई, सोसाइटी में चल रही है ये। मैं जितनी चर्चा कर रहा हूँ या आप जितनी मेरी बातें सुन रहे हो, आपने हूबहू फील किया होगा या कर रहे होंगे। क्लियर? सो इन चीजों को अपने बच्चों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का प्राथमिक कार्य है अपने बच्चे को एक कायदे का इंसान बनाना होता है, नहीं कि उससे तरह तरह की उम्मीदें पाल ले। क्लियर? पेरेंट्स को एक फ्रेंडली टॉकिंग करनी होती है अपने बच्चों से। अगर माँ बाप इस प्रकार के अट्रैक्शन बोले, गांव में पापा बोल दे, गांव में कोई बच्चा बोल दे पापा मुझे आज अट्रैक्शन हुआ है, तो पापा गांव का पापा क्या करेगा? आएगा लठ लेकर, तुम्हारे को से अट्रैक्शन हुआ है, इस प्रकार के बात। क्योंकि यार गांव में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, पेरेंट्स ने खुद ही नहीं, पेरेंट्स अपने दिन नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि वही बच्चों को पता हो कि इस एज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पर होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या, इसके साथ लीगल कार्रवाई हो सकती है। इसमें बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट है जो महिलाओं की तरफ ही झुका हुआ है। क्लियर है बात? तो इसमें मैंने सोशल इम्पैक्ट बता दिया आपको, इसके क्या क्या सोशल इम्पैक्ट होंगे।
इसी बात पे क्लियर हुई। इस स्टेज में अगर अट्रैक्शन हुए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अट्रैक्शन होना बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है, इसे आप रोक नहीं सकते हो, ये प्रकृति द्वारा दिए गए गुण होते हैं, इसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं। क्लियर। हमें इस चीज में सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए और अपने फैमिली की तरफ देखना चाहिए और इसका देखना चाहिए अगर मैं इस प्रकार की इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो इसके ये दुष्परिणाम ये दुष्परिणाम होंगे और समाज में इस प्रकार के इम्पैक्ट होंगे। तो आप इन दोनों, और ये मेरे साथ लीगल कार्रवाई हो भी सकती है। ठीक। और ये एज आपकी पढ़ने की एज है, मन लगाकर पढ़िए, इतनी गहराई से पढ़िए, इतनी डीपली पढ़िए कि इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाए। लेकिन ध्यान जाता है लेकिन हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल योरसेल्फ। जितना ज्यादा कंट्रोल, अट्रैक्शन सब में होता है, जो भी सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं ये मत मानो कि उनको अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन वो इस अट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, अट्रैक्शन को बदल देते हैं। क्लियर। सो अब हम चर्चा करेंगे, एक हमारी सोसाइटी में कल्चर चलता है जिसे हम बोलते हैं पेट्रार्की कल्चर। क्या बोलते हैं? ये थे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी में कल्चर चलता है जिसे हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था या इसे हम बोलते हैं पेट्रार्की कल्चर। पितृसत्तात्मक व्यवस्था भारतीय समाज की विशेषता है। इसमें क्या कहा जाता है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों को ही केंद्र में माना जाता है, पुरुषों को ही केंद्र में माना जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सीधा सा मतलब कि पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझे, महिलाओं को तुच्छ वस्तु समझे, ये समझे कि महिलाओं को तो कुछ आता ही नहीं है। क्लियर। वो अपने आप को ही सब महाज्ञानी या गॉड कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग आ जाती है उसमें। क्लियर हुई बात? तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पुरुष अपने आप को ही केंद्र मानने। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस प्रकार से अन्य ग्रह सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उसकी तरफ चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी प्रकार जो महिलाएं होती है वो पुरुषों पर ही निर्भर रहती है, पुरुषों से ही सारी एनर्जी लेती है। एनर्जी का मतलब अगर उसको अपने खर्चे के पैसे हुए पुरुषों से तो लेगा। क्लियर हुई बात? इस प्रकार से। और पुरुषों का घर की राजनीति में, घर की अर्थव्यवस्था में, घरों के संसाधनों पर पुत्र उस पुरुषों का ही अधिकार रहता है। इसको बोलते हैं पेट्रार्की कल्चर। पेट्रार्की कल्चर से हमारे जो भारतीय जो समाज की जो महिलाएं हैं, इन्होंने प्राचीन इतिहास काल से ही बहुत ही पीड़ा झेली हुई है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह की ग्रसित है। अब जब पुरुषों अपने आप को ही केंद्र में मानेगा तो ऑब्वियस ही है कि क्या पुरुष अपने आप को ही केंद्र में मानेगा तो उसके साथ क्या होएगा भैया? डिस्क्रिमिनेट होएगा, भेदभाव होएगा, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव से ग्रसित होएगी वो। क्लियर हुई बात? और परिवार के जितने भी डिसीजन में, पारिवारिक निर्णयों में उस महिला की भागीदारी ली नहीं जाएगी, उसकी किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन नहीं ली जाएगी। जितने भी फैमिली डिसीजन में आप लोगों ने फेल किया होगा भाई। आप अगर घर में देखना, मम्मी पापा अगर कोई बात करते हैं तो जो पापा जो बात बोलते हैं ना वही फाइनल होती है। और पापा मम्मी को क्या बोलते हैं? तुझे क्या पता, तुझे थोड़ी पता है, हमें पता है। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। क्लियर। और इसके साथ क्या होता है? लैंगिक भेदभाव होता है। मैंने लिख दिया लैंगिक भेदभाव जन्म लेता है और फैमिली डिसीजन में फीमेल से किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन नहीं रहती है। और ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था इतनी मजबूत है। अब घर में देखना, ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो जरूर इस चीज को देखते होंगे और फील भी करते होंगे। एक घर में लड़का है और लड़की है, लड़के पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसके पोषण स्तर पर उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको अच्छे कपड़े दिए जाए, उसको अच्छे रिसोर्सेज दिया जाए रादर देन महिलाएं। अब अपने घरों में या आसपास देखना कि भाई स्कूल दो भाई बहन है, एक भाई को तो प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है और एक लड़की जो लड़की होती है उसको सरकारी स्कूल में भेजा जा रहा है। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। और इसका मतलब क्या है कि लड़कियों, क्योंकि हमारा समाज मान लेता है कि लड़कियां प्राय धन है,
क्यों इस पर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लड़के पर करेंगे ये हमें कमा के देगा, लड़कियां तो चली जाएगी कल को। इस वजह से कई समाज में, कई घरों में लड़कियों की अच्छी नहीं तो शिक्षा हो पाती है, नहीं उनको अच्छे पोषण दिए जाते हैं। क्लियर, ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की वजह से ही है। और इस पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखना, किसी भी सेक्टर में देखना, जो पुरुष और महिला, प्राइवेट सेक्टर में पुरुष और महिला समान कार्य करते हैं, सेम वर्क करते हैं, तो पुरुषों को ज्यादा सैलरी दी जाएगी महिलाओं की तुलना में। ये भी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। और कई वर्किंग प्लेस पर देखना, महिलाओं के साथ मिसबिहेवियर भी होता है, दुर्व्यवहार भी होता है। किसकी वजह से? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की वजह से ही। क्योंकि पुरुष अपने आप को केंद्र में रखता है, क्लियर, वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्लियर, और उस महिला के साथ दुर्व्यवहार भी करता है। अब वो बेचारी जो महिलाएं होगी, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो वो महिलाएं क्या करेगी, अगर उस जिस आई मीन जिसने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, अगर वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहती है, तो उस कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जो उस कंपनी का जो मालिक है, या तो उस लड़की को, उस लेडीज को बोल देता है कि भाई देख, ये कुछ पैसे ले, और जो कुछ मिसबिहेव तेरे साथ हुआ है उसको तुझे पब्लिक नहीं करना, उसको बताना नहीं, इससे हमारी कंपनी की रेटिंग गिर जाएगी। तो वो महिलाएं बेचारी चुप रहती है। या बहुत सारी महिलाएं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 70% महिला वर्किंग प्लेस पर कीमतें चुकाती है, आई मीन मिसबिहेव होता है उनके साथ साथ, लेकिन वे बोलती नहीं है। ये सांस्कृतिक कलंक है हमारे भारतीय समाज पर, क्योंकि अगर वे घर में बताएगी तो घर में उसका बाहर जाना बंद कर दिया जाएगा, बाहर उसको भेजा नहीं जाएगा। अगर वो बाहर बताती है तो उसका जो बॉस है उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसको क्योंकि उसको अपनी कंपनी की पड़ी है, उसको लाभ कमाना है। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट, किसी कंपनी में इस प्रकार की एक्टिविटीज हो जाती है, उस कंपनी की रेटिंग गिर जाएगी, तो अपने प्रॉफिट की वजह से नहीं होने देगा। अगर वो महिलाएं उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर देती है ना, तो वो क्या करता है, कंपनी का जो मालिक होता है, सभी कंपनियों की जीमेल पर ये लिख देता है कि इस लड़की के साथ इस प्रकार का दुष्व्यवहार हुआ है, इस प्रकार से इसको इस कंपनी से हटाया गया, तो उस लड़की को जॉब नहीं मिल पाती है। अब जॉब नहीं मिलेगी तो वो लड़की जो होगी बेरोजगार हो जाएगी, वो महिला बेरोजगार हो जाएगी, और घरों पर या तो अपने पति पर निर्भर रहेगी आर्थिक स्थिति के लिए। और भारतीय समाज में जो महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति के लिए पुरुषों पर निर्भर है, वो सामाजिक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती ही होती है। क्लियर ये बात थी, ये समाज में चला हुआ है और बड़े पैमाने पर चला है। इसको न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करती है हमारी सोशल मीडिया। और महिला, अब मेंटली उनका दिमाग क्या हो गया कि वे क्या करेंगे, मतलब सहनशीलता करेंगी, उनको भी टॉलरेट करने की आदत हो गई है। अगर कुछ उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, कुछ करती नहीं है क्राइम, अगर उनके साथ अगर कुछ प्रकार का मिसबिहेव हुआ है ना, नहीं कुछ नहीं करती, वो बस सहती है, और इसी को पुरुषों को शक्ति मिलती है, और इसी वजह से आपकी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था मजबूत है। इतिहास में भी महिलाएं, इतिहास में भी महिलाएं क्या है, पीड़ित होती पाई, और आज भी हो रही है। कंप्लेन नहीं करती है, घर पे कंप्लेन करेगी तो उसको घर से जाना बंद कर देंगे घर के लोग। ये है हमारे भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में बातें चली हुई है। पता लग गया होगा आपको। पुरुषों को भी केंद्र में, पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझता है इस चीज में, और आप देख भी रहे होंगे, फील कर रहे होंगे ये बात स्पष्ट हुई है। अब मैं एक वर्किंग प्लेस पर बात कर लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया वर्किंग प्लेस, आई मीन कार्यस्थल पर। अगर आप बॉलीवुड की जो फिल्में देखोगे, आई मीन एक डायरेक्टर था, मेरे ध्यान नहीं है नाम, उसका ध्यान नहीं है, फेमस ही डायरेक्टर था। उन्होंने कहा कि जो नई नई हीरोइन, जो ग्रामीण स्तर से जो नई हीरोइन बनने आती है ना, वे सब की सब कीमत चुकाती है, वहां पर आने के बाद जब बड़ी हो जाती है तब नहीं चुकाती है। खुद डायरेक्टर ने इस फिल्म बोला है। और वर्किंग प्लेस पर फीमेल के साथ मिसबिहेव होता ही होता है, फीमेल के साथ मिसबिहेव होता ही होता है भाई, इसे हम रोक नहीं सकते। वर्किंग हर सेक्टर में है, ये जरूरी नहीं है भाई। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, पितृ सत्तात्मक पैट्रियार्की कल्चर। फीमेल वर्किंग प्लेस पर फीमेल के साथ मिसबिहेव होता है, क्यों? क्योंकि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, पुरुष अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है। क्लियर फिर बात। अब वर्किंग प्लेस के लिए सरकार ने क्या कार्य, वो क्या कानून लाया है, तो कार्यस्थल
कार्यस्थल यौन निवारण अधिनियम ये बनाया कार्यस्थल पर यौन कार्यस्थल पर यौन निवारण निषेध अधिनियम। अगर कोई महिलाएं वर्किंग प्लेस पर किसी मिसबिहेव का शिकार होती है, सेक्सुअली क्राइम होता है उसके अगेंस्ट, उसको एज्यूलेट किया जाता है, तो वो इस एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट कर सकती है। ये लीगली है, सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। परंतु महिलाएं अगर किसी, देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तो बात छोड़ दो, जो मेट्रो की जो फीमेल होती है वो तो जीना आराम कर देती है इन एक्ट के माध्यम से, लेकिन जो बेचारी ग्रामीण स्तर की महिलाएं, जो मिडिल क्लास की फैमिली की, वो इनके बारे में यूज नहीं करती। अच्छा, तो आपको पता होगा कि क्या एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट अनुसार 2021 के सापेक्ष 2022 में 4% महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में वृद्धि हुई है। आखिर ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है, महिलाओं के अगेंस्ट ही क्यों होता है? ये जितने भी हम लोग, आई मीन भारत में जितने भी रेप वगैरह केस भारत में ही क्यों होते हैं ये? क्यों? क्योंकि एक तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है और महिलाएं कंप्लेन करने से डरती है। अगर उसको पता है, अगर वो बेचारी कंप्लेन भी करती है ना घर में, तो उसी की पिटाई भी कर दी जाती है कई घरों में, तो तेरी ही गलती होगी, तूने ही इस प्रकार के कपड़े पहने, तूने ही, फिर उसी की गलती निकाल देंगे। अगर वो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करती है तो वो भी तो उसकी बात नहीं सुनेगा, वो भी तो पुरुष ही पाएगा या जो महिला पर, वो अब वे तो अपने वो ऑर्गेनाइजेशन को बचाना चाहेंगे, वे क्यों अपनी बदनामी चाहेंगे? अब इसके क्या क्या कारण है कि क्यों महिलाओं के विरुद्ध क्राइम में वृद्धि हो रही है? तो सांस्कृतिक कलंक है, सांस्कृतिक कलंक, सांस्कृतिक कलंक है। क्लियर? कल्चर ये ऐसा बढ़ रहा है कि महिलाएं जाती ही नहीं है कंप्लेन करने। क्लियर हुई बात? और उसने अपनी मानसिकता, उन्होंने अपनी मानसिक ही ऐसे बना ली है। हमारा जो भारतीय समाज है ना, वो बस महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझता है। इसलिए देखना, किसी भी चीज का प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो तो महिलाओं को आगे लाया जाता है, क्योंकि महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से उनका अत्यधिक शोषण होता है। क्लियर? और पुरुष जाति उससे खूबसूरत महिलाओं के प्रति ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसी वजह से वो उस चीज को खरीदते हैं। किसी भी चीज के प्रोडक्ट मार्केटिंग करने आप दिल्ली के प्रगति मैदान में जाकर देखना, ऑटो जब बिकती है तो बहुत सारी फीमेल्स आती है। क्लियर है? क्योंकि महिलाओं की मानसिकता ही एक सांस्कृतिक कलंक बनाया गया जिससे महिलाएं हैबिचुअल हो चुकी है। क्लियर हुई बात है? और तो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, उनमें महिलाएं कंप्लेन करने से बचती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसमें महिलाओं के अगेंस्ट कंप्लेन हो रहे हैं। क्लियर हुई बात है? वर्किंग प्लेस पर भी महिलाओं के साथ हर सेक्टर में होता है भाई, ये हर सेक्टर में ही होता है, हर सेक्टर में। अब हमें क्या करना चाहिए? क्लियर? एक तो सरकार को इसके तरफ ज्यादा प्रयास करने चाहिए, जितने भी एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनकी हेल्प से जो महिलाओं के लिए जो कुछ कानून बनाए गए हैं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्लियर हुई बात? और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करना चाहिए, जो कि अब हो भी रहा है। अब ज्यादा नहीं है कि पुरुष अपने आप को केंद्र में मानता है, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये बातें क्लियर हुई? अब मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको। प्रेम होता है, एक मोह होता है, इसमें क्या अंतर होता है? चलो एक मैं तो पहले थोड़ा सा टॉपिक पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अच्छा, हमने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या, अगर उनके पास अट्रैक्शन होता है तो क्या करना चाहिए, इस पर हमने चर्चा कर ली है। और हम वर्किंग प्लेस पर भी हम बात करते हैं कि क्या 18 वर्ष से ऊपर, जब हम 18 एज से जब हम ऊपर हो जाते हैं, जब हमको अट्रैक्शन हो तो उससे उसको कैसे डील किया जाए। क्लियर हुई बात है? और ये हम कॉलेज वगैरह की लाइफ, कॉलेज में आ जाते हैं ना जब, उसकी चर्चा उसमें होता है। देखो भाई, अट्रैक्शन होना एक नेचुरल फीलिंग है। क्लियर हुई बात? और जब हम अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन किसी को
और बायोलॉजी क्या कहती है कि हमें अट्रैक्शंस किसी के शारीरिक रूप से होती है, फिजिकली उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर होती है। क्लियर हुई बात है? और ये प्यार नहीं होता है। कई लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे उसके प्रति प्यार हुआ है, और उसको प्यारे प्रेम का मतलब भी नहीं पता है, ऐवे प्यार हुआ है, कुछ नहीं है। सो 18 वर्ष की उम्र में जब जब इमोशंस हैवी हुए तो हमें क्या करना है? देखो, अगर इस एज में 18 वर्ष से तो ऊपर की तो सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता ही मानता है। अगर आपको इस एज में अट्रैक्शन होता है तो क्या करना चाहिए आपको? कॉलेज लाइफ में तो ज्यादा ही होता है, अगर आप कॉलेज वगैरह में जा रहे होंगे तो हो जाता है किसी को देखते हुए। क्लियर है बात है? इस प्रकार के अट्रैक्शन में हमें सबसे पहले तो उसकी भी सहमति लेनी चाहिए, उसको मुझमें इंटरेस्ट है या नहीं है। हमें इस प्रकार की अवधारणा नहीं बनानी चाहिए कि अगर उसने मना कर दिया तो आप उसके प्रति कोई एसिड लेके एसिड लेके जा रहे हो, या उसको तरह तरह की धमकियां दे रहे हो। तो ये अनैतिक कार्य है भाई। ये इस प्रकार का हमें करना नहीं है, माँ गधेपन का लक्षण है। अगर किसी को किसी के प्रति अट्रैक्शन भी होता है तो एक साइड से होगा तो वन साइडेड लव कहलाएगा भाई, उसको भी तो होना चाहिए अट्रैक्शन। क्लियर हुई बात है? तो मैं तो पहले ये बात कहूंगा कि अगर इस प्रकार का अट्रैक्शन हो तो हमें इसको अवॉइड करते हुए अपने कैरियर की तरफ देखना चाहिए भाई। एक बार जब कैरियर हाथ में आ जाएगा ना, एक बार जब सफलता हाथ में आएगी, उसके बाद करो क्या जाता है। क्लियर है बात है? और कॉलेज लाइफ में तो ये अट्रैक्शन होता है, और इस एज में तो इमोशंस इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाते हैं भाई। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, और जो व्यक्ति इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल कर लेगा ना, तो वो ही आगे निकलता है, वही सफल होता है। क्लियर है? अगर आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन भी हो तो कायदे से यार उससे बातचीत करनी चाहिए हमें। क्लियर? अब किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ तो वो तीन चीज ही बोलेगा कि देखो, नहीं मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? या वो बोलेगा कि देख भाई, मुझे इन चीजों में रुचि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम में रुचि नहीं है, मुझे इन चीजों में ही रुचि नहीं है। या तीसरा, आपसे वो धिक्कार के बात करेगी, अरे स्कल देखी है तूने अपनी, देख सिस्सा रोजा मैं दिखाता हूँ, देख ये सिस्सा। इस प्रकार के हमें एक्टिविटीज नहीं करनी है। तीसरे प्रकार के तो अगर आप किसी को पसंद भी करते हो या नहीं करते हो तो कायदे से मना कर देना चाहिए भाई। अगर उसको आप पसंद नहीं करते हो, धिक्कारना नहीं है। कॉलेजों में ये बहुत सारा होता है। अगर आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन भी हो जाता है, या किसी को आपके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है और आप मना करना चाहते हो, तो कायदे से मना करना है, धिक्कारना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? और अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको पसंद नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? ये बोल देना है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। इस तरह की बातें बोल देनी है। और अगर कोई आपको पसंद नहीं करे तो ये गधेपन का लक्षण नहीं करना है कि मेरे सारे दोस्त गुंडे हैं, आवारा है, मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, तुम्हारे घर का एड्रेस जहाँ तुम रहती हो वहां पर सारे गुंडे भेज दूंगा। इस प्रकार का गधेपन का लक्षण नहीं करना भाई। तुम कौन हो, कौन जानता है तुम्हें? ऐसे ये नहीं करना, इसे अवॉइड करना है। 18 वर्ष से अगर एज में आप रिलेशन बनाने हो तो सबसे पहली बात तो है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, और उसकी भावनाओं को उतना ही सम्मान रखना है जितनी भावनाओं को आप अपना सम्मान रखते हो। उसको धिक्कारना नहीं है। क्लियर? और तीसरी बात है कि अगर रिलेशनशिप बनाना तो वो देखना, वो रिलेशन टॉक्सिक किस्म का नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक का मतलब वो आपकी पढ़ाई को, आपके कैरियर को बाधा नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए उसमें। कई लड़कियां कहती है कि अरे मेरे लिए समय नहीं निकालोगे, मेरे लिए इसके मिलाओगे, मेरा फोन रिचार्ज नहीं करोगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है। तो ये टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप हो जाते हैं। ठीक है? सो अभी तक की जो मैंने चर्चा की है, पहले मैंने चर्चा की है कि अगर अट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले देखना हमें टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर हुई बात है? और हमें क्या करना है? एक कायदे से, एक अच्छे पर्सन की तरह उसका जवाब देना है, और उसकी भावनाओं को उतना ही सम्मान करना है। क्लियर हुई बात है? और अगर कोई
आप कोई लड़के को किसी के प्रति अट्रैक्शन हो भी जाता है और वो लड़की मना कर देती है साफ, तो इस एज में इमोशंस हैवी होते हैं, हमें कंट्रोल करना चाहिए उस एज में अपने आप को, ठीक है। और लेटिंग गो, वो कहते हैं ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। वो अफसाना मतलब हमें किसी से इंटर हुआ, किसी किसी बातचीत हुई, पत बाद में पता लगा कि यार ये तो ऊट पटांग की लड़की है, तो ऊट पटांग का लड़का है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वो अफसाना मतलब कि वो लड़की जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, जिसको मतलब आ नहीं सकती है, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, उसे छोड़ना ही बेहतर है। और मैं आज दावे से बता देता हूँ, अगर कोई लड़की आपको पसंद नहीं कर रही है ना, आप दुनिया की कुछ भी चीज उसके आगे ला के रख दो भाई, कितनी भी चीजें ला के रख दो, वो आप कभी पसंद नहीं करेगी। अगर कोई लड़की एक बार मना कर दे ना, रास्ता आज हटा लेना उसको, और उसको बोलना थैंक यू, आपने मेरे लिए 4 रास्ते और खोल दिए। इस प्रकार की बातें करना, अगर कोई डांट दे ना, उसकी तरफ फिर जाना ही नहीं है। उससे आपकी एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम होएगी, और एक बार उसने स्पार्ट मना कर दिया, वो आपको जिंदगी भर मना करती ही रहेगी। अट्रैक्शन में आपसे बात नहीं करेगी, और नहीं आपके पास लगा हुआ, क्योंकि ये अट्रैक्शन तो नेचुरली है, होता है। क्लियर? कॉलेज लाइफ में मैंने बता दिया है होता है, कर लो भाई, प्रपोज कर लो, इस एज में नहीं करोगे तो और कब करोगे। परंतु हमें ध्यान में रखना है कि वो टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर कोई मना करता है तो उसके अगेंस्ट हमें किसी प्रकार की वॉयलेंस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या इस प्रकार की कुछ नहीं करना चाहिए। वो भाई उसकी लाइफ है। अगर दोनों में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनती है, दोनों एक दूसरे से लगाव होते हैं, तो हमें देखना कि फिर वो रिश्ता रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं है। मतलब कि उससे हमारी पढ़ाई, हमारा कैरियर, हम पर हमारे हम में रेस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा, हमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है हमारी पढ़ाई वगैरह में, नहीं हो रही, तो रिलेशन टॉक्सिक नहीं। और सोशल मीडिया ने ना, वो एक 12th फेल फिल्म आई थी, 12th फेल फिल्म में क्या बोला गया कि जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वही आईपीएस आईएएस या सिविल सर्विसेज बनती है। इस मूवी ने कई बच्चों में, तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं भी थी, उन्होंने इस उद्देश्य से गर्लफ्रेंड नहीं, ताकि हमारा ये स्पीसीज क्लियर हो सके। अरे भाई, अगर दिल टूटने से आईएएस आईपीएस बनते ना, तो आज हर घड़ी में या हर आशिक एक आईएएस ऑफिसर होता। ये तो संयोग की बात है, किसी के साथ हो जाता है, हो जाता है। क्लियर? ठीक है भैया जी। अब मैंने आपको 18 साल से कम उम्र में क्या होता है वर्किंग प्लेस पर, 18 साल से अगर हमें अट्रैक्शन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्लियर? अब ये मत समझना कि हमें अट्रैक्शन नहीं हुआ है तो भी हम अट्रैक्ट हो, अट्रैक्शन एक नेचुरली हो जाता है, वो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ भाई, अपने सबसे पहले कैरियर को प्रायोरिटी दो, अपने लक्ष्य को उद्देश्य, अपने लक्ष्य को केंद्रित में रखो। एक बार लक्ष्य हाथ में आ गया, हमारा उद्देश्य हाथ में आ गया, उसके बाद ये चीज करो, समाज भी एक्सेप्ट करेगा, घर के भी एक्सेप्ट करेंगे, और आपको और आप पे बर्डन भी नहीं रहेगा। अब क्योंकि कॉलेज लाइफ में क्या होता है, बच्चों के लड़कों के सामने तो बहुत सारी चुनौती यही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पे है। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पे है, और लड़कों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि अभी यार हमें काम करना है, सक्सेस होना है जल्दी से। लड़कों के साथ ये चुनौती है तो है ही। क्लियर? और उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक। अब मैं एक दो वर्ड्स में चर्चा करता हूँ। एक होता है लव, जिसे बोलते हैं प्रेम, जिसे बोलते हैं प्रेम, और एक होता है मोह। दोनों में अंतर होता है भाई। देखो, प्रेम का मतलब है कि हिंदी साहित्य में कवि रहे हैं जय शंकर प्रसाद, ध्यान नहीं आ रहा, चलो याद आता तो मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का शाब्दिक मतलब, अगर हमें किसी के प्रति क्या हो, लगाव हो। लगाव का मतलब ये नहीं है शारीरिक सौंदर्य देखकर लगाव हो, लगाव होना, लगाव है एक तरह का। क्लियर है? और हमें उस, और हम दोनों में क्या हो, परिचय हो, तो उसे क्या कहा गया, प्रेम कहा गया। हिंदी साहित्य की लैंग्वेज में बताए, एक कवि थे, उनका नाम नहीं ध्यान हमारे, उन्होंने ये बातें बोली थी
प्रेम का मतलब होता है कि एक लगाव होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति परिचय हो। ठीक है, अब सपोज करो यार तुमको लगाव है उसके, अब ध्यान से समझो, लड़के को लगाव है लड़की के प्रति, लड़की को कोई लगाव ही नहीं है, कैसे कह लोगे तुम प्रेम हुआ है मुझे? वो तो वन साइडेड लव है भाई। अगर वो भाव नहीं दे रही है या वो मिलने नहीं चाह रही तो यार रास्ता छोड़ दो। वो एक ने मना कर दिया, कोई मैं बता रहा हूँ ब्रह्मांड की कोई चीज ला के रख दो वो मना ही करेगी नहीं। क्लियर? लगाओ और परिचय, तो इसे क्या कहा गया? प्रेम कहा गया। तो लगाओ होना चाहिए, वो दोनों के पक्ष में होना चाहिए, इसके और इसके, इन दोनों में लगाव होएगा और परिचय है तो लगाव है। क्लियर? ऑटो में जा रहे हो, किसी को देखकर लगाव हो गया, उसको जानते नहीं हो, उसके पीछे दीवाने घूम रहे हो, प्रेम नहीं है, वो मोह है। अब मोह प्यार है। मोह का मतलब क्या होता है? किसी के सौंदर्य, किसी के शारीरिक हाव भाव को देखकर, किसी की अदाएं देखकर, खूबसूरती देखकर जो लगाव होता है उसे हम मोह बोलते हैं। और जो मोह होता है वो वन साइडेड होता है, मतलब एक की तरफ से होता है, दूसरे की तरफ से होता ही नहीं है मोह। और मोह और जो प्रेम होता है ना, ये हमें स्वतंत्रता देता है, याद रखना माय डियर फ्रेंड, ये हमें इंडिपेंडेंट देता है। और मोह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, ये हमारी स्वतंत्रता क्या कर लेता है? छीन लेता है। बातें क्लियर? ये हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ, मोह हुआ, गहरा हुआ मोह, दिन रात उसी के सपने आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, हर वक्त इमेज उसी की बनी रह रही है, किसी हर लड़की में वही लड़की नजर आ रही है, इस प्रकार की स्थिति होए जो आपकी आपसे स्वतंत्रता ही छीन ले, तो कहना कि आपको मोह हुआ है। और मोह होता है वो इंसान को बांध देता है, याद रखना, ये इंसान को क्या करता है? बांध देता है, इंसान कुछ कार्य नहीं कर पाता। और इसी मोह की वजह से इतिहास गवाह है कि जिस जिस शासक को, जो 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 शासक मोह में गया है उसने अपना साम्राज्य गवाया है। एक से एक धुरंधर से धुरंधर राजा, जिसका वो मतलब जिसका मुकाबला ही नहीं था, स्त्री मोह माया में जाकर उसने अपना साम्राज्य गवा दिया है। ये मोह इतनी बेकार चीज होती है। आज के टाइम में साम्राज्य नहीं जा रहा, आज के टाइम में बच्चों के या लोगों के कैरियर जा रहे हैं इस स्त्री मोह माया में ही, इस स्त्री मोह माया में फंसकर ही कैरियर गवा रही है। क्लियर हुई बात थी? ये मोह खतरनाक चीज है। प्रेम तो यार लगाव है, परिचय है, और प्रेम तो यार राधा कृष्ण का भी पूरा नहीं हो पाया था, हम और आप क्या चीज है। क्लियर? प्रेम में ये चीज देखना, लगाव है एक दूसरे के प्रति, लगाव दोनों को होना चाहिए, एक पक्ष का लगाव नहीं होना चाहिए, और ये परिचय जरूरी है, परिचय होना चाहिए। ठीक है? हाँ। तो मोह खराब चीज है, ये सबसे खराब चीज है भाई, ये सबसे खराब चीज मोह है। प्रेम अच्छा होता है। क्लियर हुई बात? प्रेम में लगाओ तो परिचय होता है, ये प्रेम और मोह में अंतर है। मोह हमें बांध देता है, बिल्कुल गति जकड़ देता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, हमेशा बस उसी की बात चलती रहती है। बातें क्लियर हुई मोह और प्रेम में? क्लियर? अब हमने चर्चा कर ली है। अब देखो भाई, मैंने तो आपको बता दिया है कि हर चीज के क्या क्या परिणाम होंगे। टीनेज में जो बच्चे होंगे उनको भी पता लग गया होगा क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब भाई जिंदगी आपकी है, अब आप देखो, मेरी जो व्यक्तिगत राय है, इस एज में अट्रैक्शन होना नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, प्रकृति का। इस प्रकार का अट्रैक्शन हो, अपने आप को मतलब हमें कमजोर नहीं समझना है, कहना ये नेचुरल है। इसमें जो हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर हमें किसी के, देखो मानो जो पुरुष है ना, मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। जो पुरुष है इसकी चेतना में है यौन संबंध, इसके अवचेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में, इसके अवचेतन में, अवचेतन कॉन्शियस माइंड में क्या रहता है? यौन संबंध रहता है। क्लियर हुई बात? अगर कोई पुरुष किसी महिला को देखता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबसे पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप को ही लाता है। ये उसकी गलती नहीं, उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है पुरुष में।
ये हम इथिक्स नाम का एक टॉपिक होता है जो कि दर्शन से दर्शन का ही एक पार्ट है। फिजिक्स में मेटाफिजिक्स वगैरह आते हैं, इथिक्स में इस प्रकार की बातें कराई जाती है। क्लियर हुई बातें? अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। जो पुरुष का जो प्रेम है ना, वो बहुत तीव्रता से उठता है और बहुत ही जल्दी गिर जाता है। और महिला का जो प्रेम है वो धीरे 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 क्या करता है, अट्रैक्टिव होता रहता है वो। क्लियर हुई बात? इसीलिए देखना आप मूवी वगैरह में, फिल्मों में, पुरुष का जो लगाव होगा किसी लड़की की तरफ, वो उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मतलब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव वही होता है, वही लड़की को प्रपोज करता है। क्लियर हुई बात थी? और एक समय के बाद क्या करता है, वो धड़ाम से नीचे चला जाता है। लेकिन स्त्री जो महिला होती है उसका प्रेम धीरे 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 स्टेबल होता है और बहुत ही गहराई से होता है। ये आपने फील किया होगा। और एक और मैं बात बता देता हूँ, वो देखो इथिक्स से रिलेटेड है। इथिक्स अलग टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इथिक्स में एक टॉपिक है, चलो मैं आपको टॉपिक तो मैं विस्तार से बता देता हूँ, लेकिन उसमें जो कुछ व्याख्या की गई है वो बता देता हूँ कि क्या कोई भी पुरुष, आई मीन किसी भी जाति का पुरुष हो, वो जरूरी नहीं है मानव हो, वो मतलब किसी भी जाति, कोई भी एनिमल्स में कोई भी मेल हो ना, अगर वो किसी प्रकार के यौन संबंध बनाता है, क्लियर, किसी के साथ, तो सबसे बनाने के बाद क्या हो बनाने के बाद क्या होएगा, वो उससे रिग्रेट करने लग जाता है फीमेल से। क्लियर? वो उसको बाद में पसंद नहीं करता है। ये ह्यूमन नेचर होता है। क्लियर है भाई? एथिक्स में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो आज की बातें आप कमेंट में बताना, क्या इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्या हमने अच्छे से टॉपिक पर चर्चा नहीं की? और इस प्रकार के टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए और इसको बताना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे को अच्छी बुरी चीजों के विषय में बताइए। अगर टीचर्स वगैरह हो तो टीचर्स का भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को इन चीजों से अवगत कराया जाए, जिससे ये गलत चीजों में ना पड़े और इनको अच्छी और बुरी चीजों की समझ हो, और ये भविष्य में कोई कार्य या कोई अनैतिक कार्य न कर पाए जिससे समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है। उनको बताना चाहिए कि ये साइंस है, साइंस में इस प्रकार के चेंजिंग होते हैं और इस चेंजिंग से ये प्रभाव हो सकते हैं और इससे ये सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें ये कार्य करने से बचना चाहिए। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।